वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की समघात समीकरण का सॉल्यूशन हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें इसके सॉल्यूशन के लिए केवल CF ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम CF ज्ञात करने की टर्म्स पे आते हैं। तो देखिए, CF ज्ञात करने के लिए माना कि f of d y इक्वल्स टू 0 दी गई अवकल समीकरण है। ठीक है, ये एक दी गई अवकल समीकरण है। ठीक है, अब ये एक दी गई समीकरण है, तो अब स्टेप लिखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। तो हम आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको दी हुई इक्वेशन है f of dy इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर की हो, थर्ड ऑर्डर की हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑर्डर की हो। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे f of m इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू 0 इट मीन्स दैट मीन्स d इज रिप्लेस्ड बाय m। आप d को m से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जहां जहां पे भी d है वहां पे आप m लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पर। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन इन स्टेप 1। स्टेप 1 में प्राप्त समीकरण के मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो आपके पास जो स्टेप 1 में समीकरण आया है f of m इक्वल्स टू 0, इसके मूल आप लोगों को ज्ञात करने हैं। ठीक है, मतलब आपको एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की एक इक्वेशन मिलेगी। अगर ये D3 हुआ तो आपको सेकंड ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की एक इक्वेशन मिलेगी, अगर ये D² हुआ तो। ठीक है, तो आपको थर्ड ऑर्डर की मिले या सेकंड ऑर्डर की, आपको उस इक्वेशन को 0 के इक्वेट करके उसके मूल रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो जब आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हमारी स्टेप 3 आएगी। ठीक है, स्टेप 3। अब देखिए, स्टेप 3 में भी 3-4 पार्ट हैं। हम 3-4 पार्ट करते हैं किस बेस पे। सबसे पहला, जब मूल असमान तथा वास्तविक हो। ठीक है, वास्तविक मतलब आप समझ रहे हैं ना, रियल हो। ठीक है, तो मतलब मान लिया कि m बराबर आ गया m1 m2 m3। ठीक है, मैं 3 का केस लेके चल रहा हूं, अगर 2 का केस होगा तो इससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया कि इसके मूल आ गए m1 m2 m3। ठीक है, तो इसका जो CF होगा इस केस में, जबकि मूल असमान है और वास्तविक है, तो CF हो जाएगा C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x प्लस C3 e पावर m3x। ठीक है, अगर आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो ऑब्वियसली m1 m2 आएंगे, 2 ही रूट आएंगे, तो उस केस में CF हो जाएगा C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x। ये टर्म नहीं आएगी। और C1 और C2 C3 अचर हैं, ये कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था कि एक इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट आने चाहिए जितना उसका ऑर्डर होता है। तो हमने थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ली, तो इसके 3 कांस्टेंट आ गए, C1 C2 और C3। ठीक है,
तो अगर मूल असमान और वास्तविक होते हैं तो CF ये होगा, ठीक है। और हमारी इक्वेशन के केस में हम कह सकते हैं सॉल्यूशन भी यही होगा, ठीक है। अब सेकंड केस के ऊपर आते हैं, ठीक है। B वास्तविक व समान। अब समान में भी हमारे पास थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन में दो संभावनाएं बचती हैं, या तो दो मूल समान हो, तीसरा अलग हो, या फिर तीनों मूल समान हो, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि दो मूल समान है और तीसरा मूल असमान है। तो एक M1 आ गया, एक M2 आ गया और तीसरा भी M2 आ गया, ठीक है। तो एक मूल अलग आया और ये दोनों मूल समान आए। तो इस केस में जो CF होगा वो CF हो जाएगा C1 e पावर M1x प्लस C2 प्लस XC3। यहाँ पर दोनों मूल समान है, इसलिए इसके कांस्टेंट के साथ एक x को डाला गया है और इक्वल्स टू M2x। ये इसका CF हो जाएगा। बाई चांस अगर ये भी समान हो जाए, मतलब कि M इक्वल्स टू M1, तो इस केस में CF क्या हो जाएगा? तो इस केस में CF हो जाएगा C1 प्लस XC2 प्लस x स्क्वायर C3 e पावर M1x, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स आती जाएं आप उसको x के साथ, x की बढ़ती हुई पावर्स के साथ लगा देंगे, ठीक है, और e पावर mx आ जाएगा, ठीक है। ये तो दो केस होते हैं। अब एक तीसरा केस और आता है C, जब सम्मिश्र मूल हो। सम्मिश्र, तो सम्मिश्र मूल में क्या होता है कि जो मूल होते हैं, मान लीजिए कि m आया, तो अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक तो वास्तविक मूल आएगा ही आएगा, और जो दूसरा मूल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अल्फा प्लस आयोटा बीटा, उसमें एक पार्ट रियल का होगा और एक पार्ट इमेजनरी होगा। आयोटा के साथ जो पार्ट लगा होता है वो इमेजनरी कहलाता है। प्लस माइनस इसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये मूल इस तरह से आपके पास आएगा। एक तो रियल होगा अगर 3 का हुआ तो, और अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो उसका कॉम्प्लेक्स मूल इस तरह से होगा, ठीक है। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। अब मैं आपसे ये कैसे कह सकता हूँ कि एक प्लस का और एक माइनस का आएगा? अगर हम जो समीकरण ले रहे हैं उस समीकरण में कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने देखे थे A, B, C, अगर वो वास्तविक हैं, रियल हैं, तो ये प्लस माइनस में ही आएंगे। बाई चांस रेयर टू रेयरेस्ट केस में अगर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब A, B, C में से कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस माइनस में आए। अदरवाइज अगर वो सब रियल हैं, वास्तविक हैं, तो ये प्लस माइनस में युग्म में ही आएंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है आपके पास तो आप CF लिखेंगे। अब देखिए, अब पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में जो CF होगा वो C1 e पावर M1x, ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस e पावर अल्फा x, ये जो आपने अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखा था, वास्तविक और काल्पनिक भाग, तो हम इन दोनों भागों को अलग करते हैं, ठीक है। तो e पावर अल्फा x C1 cos बीटा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा CF होगा। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, जिसमें केवल एक ही रूट आया था, वास्तविक था ही नहीं, जब वास्तविक नहीं था तो फिर इसको सीधे सीधे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका CF। तो इस तरह से हमने 3 केसेस पढ़े CF लिखने के। फर्स्ट केस जबकि वो तीनों वास्तविक हो और असमान हो, सेकंड केस जबकि वो वास्तविक हो और समान हो, ठीक है, और थर्ड केस जबकि मूल सम्मिश्र हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास थर्ड ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हमें सम्मिश्र और समान वाला जो केस था
हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो केस हमारे साथ कभी नहीं होगा। उस केस को होने के लिए कम से कम 4 मूल चाहिए, ठीक है। मगर हमारे पास तो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसीलिए हमारे पास कभी भी जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा नहीं जाएगी। इसका मतलब हमारे जो मूल होंगे वो कभी भी 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर कि जो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब आता है, हमने CF भी पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मल सी स्टेप 4 और लिख लेते हैं, भले वो क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन मतलब y इज इक्वल टू सिंपली CF, ठीक है। y का मान CF के इक्वल हो जाएगा। हमें जो CF मिला है वही इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 का हल ज्ञात करें, ठीक है। इस इक्वेशन का हल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इक्वेशन का हल ज्ञात करने के लिए हम पहली स्टेप पे आते हैं। हम लिखेंगे f ऑफ d। तो f ऑफ d क्या है? d स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन में आपको अच्छे से निकाल के दिया हुआ है d स्क्वायर प्लस 4। इसकी जगह हम लिखेंगे f ऑफ m, तो वो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4। इसको 0 के इक्वेट कर देंगे। अब इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसके रूट्स अगर हम फाइंड आउट करें तो इसके रूट्स होंगे m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा। अब इसमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कौन सा केस होता है? ये वाला केस है, थर्ड वाला। सम्मिश्र मूल है, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकंड ऑर्डर था तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आया। अब इससे आप इस अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर कीजिए। तो इसमें अल्फा क्या है? तो इसमें अल्फा 0 है। बीटा क्या है? तो बीटा 2 है। तो इसका CF क्या होगा? e पावर 0 इंटू एक्स C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, यही होगा। और e पावर 0, किसी की भी पावर 0 लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? घात 1 हो जाती है। तो इसका मतलब CF हो गया क्या? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ठीक है। तो ये आ गया आपका CF। तो CF जब आपके पास आ गया तो जो सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है, तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा y इज इक्वल टू CF, और वो हो जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, वो इस दी गई समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है कि हमें उस दी गई जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मानिए कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y बाय dx क्यूब प्लस d2y बाय dx स्क्वायर माइनस dy बाय dx माइनस y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दी गई समीकरण है। तो इस बार मैंने समीकरण जो है वो dy बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर, d3y बाई dx क्यूब की फॉर्म में लिए। हमने क्यूबिक इक्वेशन लिए ताकि हम इसको पहले कन्वर्ट कर सके। तो हम इसको d वाली इक्वेशन में, जो हमारी फेमिलियर इक्वेशन है, उसमें चेंज करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे d क्यूब y प्लस d स्क्वायर y माइनस dy माइनस y इक्वल्स टू 0। अब अगर हम y को बाहर ले लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी d क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपसे पूछूं एफ ऑफ डी क्या है, तो एफ ऑफ डी हो जाएगा इसमें डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1।
ठीक है। तो अब हमारी स्टेप्स पे आते हैं। तो स्टेप 1 थी कि आप इसकी एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये इक्वेशन सहायक समीकरण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? सहायक समीकरण। तो जो सहायक समीकरण होती है ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं AE। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम इसे शॉर्ट में AE लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सहायक समीकरण है फिलहाल वो ये थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे जैसा दिख रहा है, ये टर्म और इस टर्म और इस टर्म और इस टर्म को हम एक साथ लेते हैं। तो ये दोनों टर्म्स में से मैं m को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, प्लस ये दोनों टर्म साथ में लेंगे तो ये हो जाएंगी एम स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। या मैं इसको लिख सकता हूँ m प्लस 1 m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब मैंने इसको ये लिख लिया तो मैं यहाँ से इसके रूट लिख सकता हूँ। m बराबर हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या केस बना? अब केस बना कि इसके 3 रूट आ गए, 3 में से एक अलग आया और 2 इक्वल आ गए, ठीक है। मतलब कि ये कौन सा केस बना? ये वाला सेकंड वाला केस बना, जबकि m तो एक तो वही आ गया और 2 अलग आ गए, 2 तो सेम आ गए और एक अलग आ गया, ठीक है। तो इसका CF हम इसी की हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में CF क्या होगा? तो इस केस में आपका CF हो जाएगा C1 e पावर m1x प्लस C2 प्लस x C3 e पावर m2x, मतलब C1 e पावर x प्लस C2 प्लस x C3 e पावर माइनस x, ठीक है। ये इसका CF हो गया और ये इसका CF होगा। क्योंकि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है, इसीलिए ये जो CF आया यही इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू C1 e पावर x प्लस C2 प्लस x C3 e पावर माइनस x, इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। होपफुली आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि m1 को 1 ही लेना था और m2 को -1 लेना था, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि C1 यहीं पे आना ज़रूरी था, हो सकता था कि इसके साथ C3 लगा देते, इसको C1 C2 डाल देते। कांस्टेंट केवल एक नोटेशन के लिए हैं, इसी तरह से m1 m2 m3 भी केवल नोटेशन के लिए हैं। ये हमारी सुविधा के लिए, उलझन के लिए नहीं है, ठीक है, सुलझन के लिए है। तो आप जब भी इन नोटेशंस का यूज़ करें तो आप ये ना सोचें कि ये नोटेशन लगाने पे ये क्या होगा, इसको किसको m1 लेना है, किसको m2 लेना है, किसको C1 लेना है, किसको C2 लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि हम हर बार करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दे देता हूं और होपफुली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और अगर आपके पास क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। इनके अलावा भी आप अपने बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हों वो क्वेश्चंस ट्राई करें, एग्जांपल्स ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल सबसे अच्छे हेल्प करते हैं, बुक्स आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं, ठीक है। सपोज d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, d क्यूब प्लस a स्क्वायर d y इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है आपको। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली सेकंड और थर्ड ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको भी जो भी इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है उन सभी इक्वेशंस में यही ध्यान रखना है कि वो सेकंड ऑर्डर की हो। अगर गलती से आपकी बुक में कोई हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव की क्वेश्चन दिया हो, एग्जाम्पल दिया हो, तो वो आप सॉल्व जरूर कर सकते हैं, क्योंकि करना कुछ नहीं है, बस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमने लिखी है एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0, उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, और वो जो रूट्स आते हैं उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम तीनों केसेस में से एक केस के अंदर उसे फिट करते हैं और हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। करना हमें यही है, मगर फिर भी जहाँ तक हो सके प्रैक्टिस के लिए आप अपने सिलेबस पे स्ट्रिक्ट रहिएगा। उसमें सेकंड और थर्ड ऑर्डर है, तो हम सेकंड और थर्ड ऑर्डर की ही बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, और बेस्ट ऑफ लक।